हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पेंशन एमसीक्यूज के सेकंड पार्ट से। इसका जो पीडीएफ है आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो पीडीएफ आपको ई बुक सेक्शन में मिल जाएगा। आरपी एकेडमी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं या तो फिर वेबसाइट पर। ठीक है, rpaacademy.co.in ये हमारी वेबसाइट है और एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पर आपको आरपी एकेडमी के नाम से मिल जाती है। ओके, वहां से पढ़ लेना। और चाहो तो जाकर डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो वीडियो से। अगर नहीं पढ़ना, ऐसा कोई वो नहीं है कि वीडियो ही देखनी है, आपका मन है जैसा भी आपको करना है। अच्छा, मैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का भी आपके लिए ना बहुत जल्दी कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेकर आऊंगी, तो वो भी आप लोग कर लेना अच्छे से, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ गवर्नमेंट सब्सक्राइबर अंडर एनपीएस, अगर कॉर्पस आपका 5 लाख रुपए से ज्यादा का है, तो मैंडेटरी रूल क्या रहेगा फॉर द नॉमिनी लीगल आयर। एंटायर कॉर्पस जो है वो हमें विड्रॉ करना है एज लमसम। 100% जो कॉर्पस है वो हमें यूज करना है टू परचेज एन एन्युटी। मैक्सिमम 60% जो है वो हमारा विड्रॉ हो सकता है और मिनिमम 40% हमें एन्यूटाइज करना है। 20% हमारा विड्रॉ हो सकता है एज अ लमसम और 80% जो है वो हमें यूज करना है टू परचेज एन एन्यूटी फॉर द स्पाउस। नॉमिनी जो है वो यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लमसम एंड एन्यूटी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रूल्स हैं वो क्या है कि अगर कॉर्पस आपका 5 लाख से ज्यादा का है, तो 80% जो पेंशन वेल्थ है वो आप यूज करोगे एक एन्युटी परचेज करने के लिए फॉर द डिसीज्ड स्पाउस। ओनली द रिमेनिंग 20% कैन बी विड्रॉन एज अ लमसम। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो गवर्नमेंट मॉडल है वो हमारे जनरल मॉडल से इस तरह से डिफर करता है। नेक्स्ट है, कौन सी स्कीम को डिसकंटिन्यू किया गया था न्यू एनरोलमेंट्स के लिए और फिर अटल पेंशन योजना आई थी। कॉर्पोरेट, ऑल सिटीजन, एनपीएस लाइट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इसका आंसर है आपका एनपीएस लाइट, जिसको हम स्वावलंबन स्कीम भी बोलते थे। इंट्रोड्यूस किया गया इसको 2010 में फाइनेंशियली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए। और यहाँ पर ये जो है ये डिसकंटिन्यू कर दी गई थी न्यू एनरोलमेंट्स के लिए और इफेक्टिवली रिप्लेस किया गया इसको अटल पेंशन योजना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पीएफआरडी रिड्रेसल ऑफ द सब्सक्राइबर ग्रीवांस रेगुलेशन 2015, टाइम लिमिट क्या है फॉर एन इंटरमीडियरी कि आप यहाँ पर जो कंप्लेंट लॉ रजिस्टर हुई है वो आपको यहाँ पर निपटानी है, रिजॉल्व करनी है थ्रू द सेंट्रल ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज या फिर 60 डेज। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या रहेगा? 30 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर 30 दिन का समय दिया जाएगा कि बेटा आ जाओ कंप्लेंट रिजॉल्व कर लो, और नहीं करा जाएगा तो फिर यहाँ पर देखा जाएगा कि फिर हमें क्या एक्शन लेने हैं। अटल पेंशन योजना एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। तो कौन से सेक्टर पर यहाँ पर आपकी जो टारगेट करिए पॉपुलेशन को, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ऑर्गेनाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीनियर सिटीजन, वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो हाँ, इसका आंसर तो ऑफकोर्स आपको पता ही है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जैसे कि मेड्स, ड्राइवर्स, गार्डनर्स, जो कि किसी भी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के यहाँ पर हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी है अगर आपको अटल पेंशन योजना ज्वाइन करनी है? 18 साल से 50 साल, 21 साल से 40 साल, 18 से 40 साल, 25 से 55 साल या फिर 18 साल से 60 साल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मिनिमम एज आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स है। तो हम मिनिमम कंट्रीब्यूशन यहाँ पर एटलीस्ट अपना 20 साल का रखेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं अटल पेंशन योजना में हम क्या करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछे कि एक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस जो है, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ बोथ द सब्सक्राइबर एंड देयर स्पाउस, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस का क्या होगा कि दोनों की डेथ हो गई है यहाँ पर। तो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को दे देंगे, एनपीएस ट्रस्ट में डाल देंगे, नॉमिनी को दे देंगे, फंड करेंगे अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, या फिर जो लास्ट सर्वाइविंग चाइल्ड है इनको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी होता है। हम क्या करते हैं, पहले इसको अवेलेबल देते हैं सब्सक्राइबर के पास में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में अगर उनकी डेथ हो गई तो उनके स्पाउस को, अगर दोनों की डेथ हो गई तो पूरा पैसा जो है वो यहाँ पर, अगर सब्सक्राइबर जब 60 साल के हो जाते, ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉमिनी को वापस दे दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का को कंट्रीब्यूशन अंडर एपीवाई जो है वो अवेलेबल किया गया था। तो ये पूछ रहे हैं कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए किया गया था, तो कंडीशंस क्या थी कि आपको ये को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा।
तो यहाँ पर ज्वाइन आपने दिसंबर 31 2016 से पहले किया था और आप एक टैक्स पेयर नहीं थे। 2016-17 से 2020-21 में किया और आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से थे। 31 दिसंबर 2015 से पहले किया और यहाँ पर आप एक टैक्स पेयर नहीं थे। किसी भी समय 2015 से 2020 के बीच में ज्वाइन किया और यहाँ पर टैक्स का आपका क्या स्टेटस है, आप टैक्स पेयर हो नहीं हो ये मैटर नहीं करता। आप एक फीमेल सब्सक्राइबर हो जिन्होंने इसे ज्वाइन किया था बिफोर दिसंबर 31 2015। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट कितना कर रही है, 50% का कर रही थी और या फिर 1000 जो भी रुपीज यहाँ पर आपके कम रहते हैं फॉर 5 ईयर्स 2015-16 से 2019-20। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर इसका हिस्सा बनना था तो आपको इस स्कीम को 2015 दिसंबर 31 से पहले पहले ज्वाइन करना था और यहाँ पर आपको एक टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के बारे में कि कौन सी नोडल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसे इंप्लीमेंट करने के लिए। पीएफआरडीए, एसबीआई, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, ईपीएफओ। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना एक पेंशन स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कि इंप्लीमेंट की जाती है थ्रू एलआईसी और यहाँ पर एलआईसी ही इसकी एक नोडल एजेंसी बनेगी। अब पूछ रहे हैं कि भाई मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट यहाँ पर कितनी होगी फॉर अ फैमिली अंडर पीएमवीवीवाई। तो यहाँ पर आपको 7.5, 10, 15, 20 लाख कौन सा या फिर कोई मैक्सिमम लिमिट है ही नहीं। तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपीज है और सीलिंग जो है वो फैमिली पर लगती है एज अ होल और इसमें आपके पेंशनर, उनके स्पाउस और उनके डिपेंडेंट सब आ जाते हैं। अंडर व्हाट स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस पीएमवीवीवाई जो है वो आपको प्री मैच्योर एग्जिट अलाउ कर रही है फॉर अ स्पेसिफिक पॉलिसी। तो यहाँ पर अगर प्री मैच्योर एग्जिट करनी है आपको तो वो आप कैसे कर पाओगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या बोला है, फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ अ ग्रैंड चाइल्ड आप कर सकते हैं, फॉर द मैरिज ऑफ अ चाइल्ड कर सकते हैं या फिर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी क्रिटिकल और टर्मिनल इल ऑफ द सेल्फ और स्पाउस के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, फॉर परचेजिंग अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या फिर फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर। आप इनमें से किसी भी पर्पस में अगर प्री मैच्योर एग्जिट लेना चाहोगे तो कहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर आपको पीएमवीवीवाई स्कीम अलाउ करती है प्री मैच्योर एग्जिट ओनली अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी क्रिटिकल और टर्मिनल इलनेस ऑफ द पॉलिसी होल्डर या फिर उनके स्पाउस को। अब ये सर्टेन कुछ केसेस में आपका क्या है कि परचेज प्राइस जो है उसका 98% आपको रिफंड कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना ये यहाँ पर ओल्ड एज प्रोटेक्शन दे रही है और सोशल सिक्योरिटी देती है। तो किस स्पेसिफिक ग्रुप को दे रही है, सभी फार्मर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, फार्मर्स एंगेज्ड इन कमर्शियल एग्रीकल्चर और ऑल रूरल सिटीजन्स। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि पीएम किसान मानधन योजना में कौन एलिजिबल होता है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि प्रोवाइड करती है ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी हमारे सभी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं अंडर द PMKMY what is the pension entitlement for the spouse of a subscriber if the subscriber dies after the pension has commenced। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि जो पेंशन एंटाइटलमेंट होगी हमारे स्पाउस की वो क्या होगी अगर उनकी डेथ हो जाती है और पेंशन जो है वो उनकी कमेंस हो चुकी थी। तो स्पाउस जो है उनको 100% मिलेगा, 50% मिलेगा जो पेंशन यहाँ पर सब्सक्राइबर रिसीव कर रहे हैं या फिर वन टाइम लमसम पेमेंट कर दी जाएगी या फिर पेंशन बंद ही कर दी जाएगी सब्सक्राइबर के डेथ के बाद या स्पाउस को 75% ऑफ द पेंशन मिलेगा। तो PMKMY में एक फैमिली पेंशन प्रोविजन रहता है जिसमें कि अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो गई तो 60 साल उम्र होने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, अगर उनकी डेथ हुई और वो पेंशन रिसीव कर रहे थे या फिर एज 60 हो गई थी और पेंशन रिसीव करना शुरू करते, ऐसे में स्पाउस को 50% जो उनकी पेंशन है वो मिलेगी एज फैमिली पेंशन। ठीक है, तो अगर उन्हें 1000 रुपीज मिल रहे हैं तो यहाँ पर स्पाउस को 500 रुपीज मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ हायर इकोनॉमिक स्टेटस आर एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड, हटा रखा है इनको
from our PMKMY scheme. Farmers owning more than 2 hectares of land, all serving or retired officers of central state government ministries, small marginal farmers who have opted for PMSYM scheme, all institutional लैंड होल्डर्स, या फिर सभी को एक्सक्लूड किया गया है। ये जो हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर ई हो जाएगा कि इन सभी लोगों को हटा रखा है। तो अगर आपने किसी और स्कीम में यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, या फिर यहाँ पर आपको हायर इकोनॉमिक स्टेटस दिया हुआ है, इंस्टीट्यूशनल लैंडलॉर्ड हो आप, फॉर्मर या प्रेजेंट मिनिस्टर हो, या फिर यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हो, या फिर सर्व अभी भी कर रहे हो, तो आप सभी इनएलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट है, what is the objective of PMSYM, that is प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। पहला है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को। दूसरा है ओल्ड एज प्रोटेक्शन दिया जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को। तीसरा बोल रहे हैं हाउसिंग लोन्स मिल जाते हैं हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। चौथा बोल रहे क्रॉप इंश्योरेंस दे रहे हैं फार्मर्स को। पांचवा बोल रहे स्किल डेवलपमेंट हो रहा है यूथ का। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि ओल्ड एज प्रोटेक्शन दिया जाएगा हमारे उन वर्कर्स को जो कि किसी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा व्हाट इज द मंथली इनकम थ्रेशोल्ड फॉर एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर टू बी एलिजिबल फॉर द PMSYM स्कीम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मंथली इनकम थ्रेशोल्ड आपकी कितनी रहनी चाहिए, 10,000 या उससे कम, 15,000 या उससे कम, 20,000 या उससे कम, 25,000 या उससे कम, या फिर कोई इनकम थ्रेशोल्ड है ही नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 15,000 और बिलो। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का जो मंथली इनकम रहेगा वो आपका 15,000 या उससे कम रहेगा, और यहाँ पर जो एंट्री एज है वो भी आपकी 18 to 40 इयर्स रहेगी। अब एक सिचुएशन है कि अगर एक PMSYM सब्सक्राइबर हैं जो कि स्कीम एग्जिट कर रहे हैं आफ्टर कंट्रीब्यूटिंग फॉर 10 इयर्स, लेकिन यहाँ पर इनकी एज जो है वो अभी 60 इयर्स नहीं हुई, तो क्या अमाउंट उनको मिलने वाला है। जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया प्लस जो गवर्नमेंट का शेयर था, जो शेयर उनका कंट्रीब्यूशन का था, और जो इंटरेस्ट उन्होंने एक्यूमुलेट किया एज अर्न बाय द फंड और द सेविंग बैंक रेट, जो भी हायर रहेगा, शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन प्लस अ फिक्स्ड पेनल्टी, या फिर एंटायर एक्यूमुलेटेड कॉर्पस इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आपने 10 साल कंप्लीट कर लिए और आपकी उम्र अभी 60 इयर्स नहीं हुई है, बट यू हैव टू एग्जिट द स्कीम, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर यू विल गेट फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा, अलोंग विद दैट आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट में हमारे या तो सेविंग अकाउंट रेट चल सकते हैं, या तो फिर जो भी उस टाइम पर प्रिवलेंट आपका रेट रहेगा। अब इनमें भी जो हायर होगा, ठीक है, तो यूजुअली तो हमारे एक्चुअल इंटरेस्ट रेट ही हायर होते हैं, तो उतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट एंड बाय हाउ मेनी इयर्स कैन इट बी एक्सटेंडेड। तो यहाँ पर मैच्योरिटी आपको बतानी है 3 इयर्स, 5, 8, 10 या 5 इयर्स, ठीक है, और एक्सटेंशन 2, 3, 2, 5, 5। बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका बी रहेगा। मैच्योरिटी पीरियड आपका 5 इयर्स है, और मैच्योरिटी के बाद में जो अकाउंट होल्डर हैं वो क्या कर सकते हैं, फर्दर 3 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर मैक्सिमम आपको 8 साल मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन अ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट। मैक्सिमम कितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हो, 15, 20, 30, 50, या फिर कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका कितना होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 30 लाख रुपीज, एंड यहाँ पर मिनिमम आपको 1000 रुपीज अपने सेव करने होते हैं, इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है। Whom among the following is not eligible to open a senior citizen saving scheme account? Someone जिनकी उम्र यहाँ पर 60 इयर्स हो चुकी है ऑलरेडी, जिनकी एज 55 है, और यहाँ पर वो उन्होंने रिटायरमेंट लिया है सुपर एनुएशन में, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, ज्वाइंट अकाउंट है इनका स्पाउस के साथ में, जहां पर पहले डिपॉजिटर इन्वेस्टर हैं, या फिर रिटायर्ड डिफेंस पर्सोनल, कौन इन एलिजिबल है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलता है कि एनआरआईज और एचयूएफ जो हैं वो आपके एलिजिबल नहीं है टू अप्लाई अंडर द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the tenure of public provident fund account and in what duration it can be renewed।
10 साल, 15 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल, 3 5 5 3 5। अब आपको ना एक चीज भी पता है तो आपके काफी सारे ऑप्शन यहाँ से हट जाते हैं। तो बताओ टेन्योर क्या रहेगा पीपीएफ का, और कितने ड्यूरेशन में आप इसे रिन्यू कर सकते हो। इसका इनिशियल टेन्योर आपका 15 साल है। मैच्योरिटी के बाद आप इसको 1 और मोर ब्लॉक्स ऑफ 5 years एट अ टाइम कर सकते हो। ठीक है, तो 5 10 इस तरीके से आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो। Which statement accurately describes the tax treatment of investments and returns in public provident fund account। जो आपको इन्वेस्टमेंट्स आपने की हैं और जो रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, इन पर क्या टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, टैक्स एग्जाम्प्टेड है तो क्या एग्जाम्पशन है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बोल रहे इन्वेस्टमेंट्स टैक्सेबल है, लेकिन जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो टैक्स एग्जाम्प्टेड हैं। दूसरे में इन्वेस्टमेंट्स टैक्स एग्जाम्प्टेड है, रिटर्न्स टैक्सेबल हैं। दोनों इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न्स आपके टैक्सेबल हैं, इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न्स आपके टैक्स एग्जाम्प्टेड हैं। टैक्स आपका डेफर्ड है लेकिन पेएबल है अपॉन विड्रॉल। तो बताओ क्या आंसर होगा। देखो पीपीएफ स्कीम यहाँ पर आपकी अंडर द एग्जाम टैक्स आती है। तो इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने की हैं वो भी टैक्स एग्जाम्प्टेड रहेंगी, अगर जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो भी, और जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी आपकी सभी चीजें क्या रहेंगी, ट्रिपल ई रहेंगी। ओके, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर हमारा व्हाट आर द मेन, सॉरी ये मैंने एक्चुअली इससे बनाया था, व्हाट आर द 2 main reasons व्हाई पेंशन स्कीम इन इंडिया केटर टू अ रिलेटिवली स्मॉल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर 2 main reasons क्या है हमारे, कि जो पेंशन स्कीम्स है इंडिया में वो बहुत ही स्मॉल सेगमेंट की पॉपुलेशन को केटर कर रही हैं। हाई कॉन्ट्रीब्यूशन रेट्स और लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट है, या फिर लेबर फोर्स जो है वो लार्जली हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है एंड लो पर कैपिटा इनकम है, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन एंड लैक ऑफ अवेलेबल स्कीम्स है, प्रेफरेंस दिया जा रहा है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड कल्चरल फैक्टर्स को, या फिर डोमिनेंस है पब्लिक सेक्टर एंड हाई इन्फ्लेशन की। तो यहाँ पर 2 प्राइमरी रीजंस हमारे क्या रहेंगे, ये है हमारे लिमिटेड पेंशन पेनिट्रेशन इंडिया में, और यहाँ पर वास्ट मेजोरिटी जो लेबर फोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा है, और करेंट लेवल जो पर कैपिटा इनकम की है वो एडिक्वेट नहीं है कि वो लोग सेविंग्स कर पाए, अपने खुद के खर्चे निकालने दिन के वही काफी है। ग्लोबल फ्रेमवर्क की बात करते हैं फॉर पेंशन सिस्टम्स, तो ये आपका डिस्क्राइब किया गया है 3 पिलर्स में। तो कौन सा ऐसा पिलर है जो कि वॉलेंट्री बात करता है, फुल्ली फंडेड पर्सनल पेंशन प्लान की, 1 2 3 4, या फिर हमारे 3 पिलर्स हैं जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास में एक 3 पिलर फ्रेमवर्क रहता है। पिलर 1 हमारा नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी सोशल पेंशन है, जिसमें कि हमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना। पिलर 2 हमारी ऑक्यूपेशनल कंट्रीब्यूटरी स्कीम के बारे में है कि एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉय भी। और पिलर 3 जो है वो हमारा वॉलेंट्री रहता है, फुल्ली फंडेड पर्सनल पेंशन प्लान की मुझे स्कीम यहाँ पर जो है अपनी खुद की इनकम आ रही है, उसमें से मैंने एक एनपीएस में अकाउंट ओपन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान। तो यहाँ पर एक प्लान जहाँ पर एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन जो है वो डिफाइंड है लेकिन जो बेनिफिट है वो वेरिएबल है। एक प्लान जहाँ पर एम्प्लॉयर जो है वो गारंटी करता है स्पेसिफिक मंथली पेमेंट अपॉन रिटायरमेंट। एक ऐसा प्लान जहाँ पर बेनिफिट जो है वो सोली डिपेंड करेंगे ऑन स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। एक वॉलेंट्री प्लान जो कि मैनेज किया जा रहा है बाय म्यूचुअल फंड्स, या फिर एक ऐसा प्लान जहाँ पर बेनिफिट्स जो है वो हमारी वन टाइम लमसम पेमेंट ही होते हैं। तो अब आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, एक ऐसा टाइप ऑफ पेंशन प्लान जहां पर एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो गारंटी करेंगे स्पेसिफिक प्री डिटर्मिन बेनिफिट अमाउंट टू द एम्प्लॉई अपॉन रिटायरमेंट। और बेनिफिट जो है वो हमारे एक फॉर्मूला रहेगा सैलरी एंड ईयर्स ऑफ सर्विस देखकर, जिसके अकॉर्डिंग हमें इसे कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान हु अज्यूम्स द इन्वेस्टमेंट रिस्क। ये जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है ये कौन अज्यूम करता है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट। रिस्क यहाँ पर इक्वली हमारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के पास आता है, या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी। तो डिफाइंड बेनिफिट में हमें क्या होता है कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें जिसने भी यहाँ पर जॉब दिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है चाहे यहाँ पर कोई प्राइवेट कंपनी, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट रिस्क है। और यहाँ पर प्लान जो है वो हमारा एडुकेटली फंड होता है ताकि हम अपनी पेंशन ऑब्लिगेशंस जो है फ्यूचर में उन्हें मीट कर पाए। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान द अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट इनकम डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स। तो यहाँ पर अब आपको बताना है
कि अगर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान कौन सा होता है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही कुछ ना कुछ यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसमें अमाउंट जो है रिटायरमेंट इनकम की वो किस किस चीज पर होगी, एम्प्लॉय की फाइनल सैलरी, गारंटीड रेट यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, नंबर ऑफ ईयर्स, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पर ये हम क्या देखेंगे कि भाई हमारे पास में कैसा कंट्रीब्यूशन रहा और किस तरीके से हमने जहां पर अपना इन्वेस्टमेंट किया था वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो फाइनल रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो गारंटीड नहीं होते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ मनी कंट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअल्स अकाउंट बाय एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, और इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स या लॉसेस जो हमारे अकाउंट ने ओवर द टाइम यहाँ पर जनरेट करे हैं। की एडवांटेज क्या है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की, गारंटीड रिटर्न रिटायरमेंट इनकम, नो इन्वेस्टमेंट रिस्क, बेनिफिट्स आर नॉट लॉस्ट इफ द एम्प्लॉय चेंजेस जॉब्स, पोर्टेबिलिटी होती है, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है कि वो इंश्योर कर सकते हैं एडिक्वेट सेविंग्स, और बेनिफिट्स जो है वो हमेशा हायर होते हैं देन इन अ डीबी प्लान। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। देखो बेनिफिट्स हमेशा हाई हो जरूरी नहीं है, हो सकता है हमारी इन्वेस्टमेंट ने अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया, मार्केट ही खराब चल रहा था। पोर्टेबिलिटी ऑफ कोर्स है कि हम एक जॉब से दूसरी जॉब में जाएंगे तो हमारे पास में प्लान होता है जिसे यूज कर कर हम इसको यहाँ पर अपना माइग्रेट कर लेते हैं, पोर्ट करा लेते हैं अकाउंट को। तो एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज बस इसकी पोर्टेबिलिटी है, और यहाँ पर एम्प्लॉय को रिटेन कर पाते हैं, वो अपनी ओनरशिप और ट्रांसफर कर सकते हैं जब भी वो अपने एम्प्लॉयर को चेंज कर रहे हैं। What are the two distinct phases of defined contribution plans life cycle? Contribution investment phases, accumulation, deaccumulation, growth, maturity, saving, expanding, pre-retirement and post-retirement. तो यहाँ पर दो प्राइमरी फेजेस है आपकी, एक्यूमुलेशन फेज जहां पर कॉन्ट्रीब्यूशंस हमने किए हैं और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हमारे अकाउंट बैलेंसेस को ग्रो करती हैं। दूसरा है डीक्यूमुलेशन फेज, जहां पर रिटायरमेंट जो है वो शुरू होती है जब इंडिविजुअल विड्रॉ करते हैं फंड्स टू जनरेट इनकम। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। एन्यूटाइजेशन एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको हम डिक्यूमुलेशन फेज में यूज करते हैं डीसी प्लान के। तो यहाँ पर क्या आता है, मेकिंग रेगुलर सिस्टमैटिक विड्रॉल्स फ्रॉम द अकाउंट, keeping the entire corpus invested in high growth assets, converting a portion of the account into a guaranteed income stream, transferring the account balance to a new employer, या फिर withdrawing the entire balance as a single lump sum। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, एक ऐसा मेथड जहां पर हम कन्वर्ट करेंगे एक्यूमुलेटेड सेविंग्स को रिटायरमेंट इनकम स्ट्रीम में। ठीक है, तो यहाँ पर एक पोर्शन होगा हमारा डीसी प्लान्स के अकाउंट बैलेंस को परचेज करेंगे हम एक एन्यूटी प्लान के लिए, और यहाँ पर इन टर्न क्या मिल रहा है, गारंटीड इनकम स्ट्रीम मिल रही है। इसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर अब मानो कि किसी कॉर्पस में 10 लाख रुपीज है, ठीक है, अब इस 10 लाख में 60% जो है बेसिकली 6 लाख रुपए आपको हाथ में मिल गए, 40% का क्या करना है अब आपको खरीदना है एक एन्यूटी प्लान। अब एन्यूटी क्या होती है, पीरियोडिक पेमेंट्स। तो एन्यूटी प्लान आपके सैलरी की तरह काम करेगा, जहां पर आपको जैसा भी प्लान आप ले रहे हो अकॉर्डिंगली कुछ पार्ट ऑफ योर सैलरी मिलती रहेगी। ओके, समझ में आ गया इतना कि किस तरीके से हम यहाँ पर आगे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अंडर कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर आएगी, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, होम अफेयर्स, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ईपीएफओ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टैब्लिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। बिसाइड द ईपीएफ कौन से दो अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जो कि एडमिनिस्टर की जाती हैं बाय ईपीएफओ, एनपीएस एंड ईपीवाई, ईपीएस एंड ईडीएलआई, पीपीएफ एंड एससीएसएस, पीएमजीजेबीवाई या फिर पीएमएसबीवाई, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बताओ तो ईपीएफ के अलावा और कौन सी दो स्कीम्स हैं। तो ईपीएफओ जो है वो यहाँ पर दो अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेकर चलता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। सेक्शन 1 जो है ईपीएफ और एमपी एक्ट 1952 का, ये यहाँ पर बोलता है कि जो भी स्टैब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, अगर कोई भी ऐसी फैक्ट्री है जो कि एक ऐसी इंडस्ट्री में आपकी आती है जिसमें कि जो शेड्यूल 1 में दिए गए हैं, तो इसको कितने लोग और प्रोवाइडेड कि यहाँ पर कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, तब यहाँ पर आपके ऊपर ईपीएफ एक्ट लगेगा। थोड़ा गड़बड़ बोल दिया, ईपीएफ एक्ट आपका कब लगता है ये आपसे पूछा गया है,
जब कोई भी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जो शेड्यूल 1 के अंडर आ रही है, प्रोवाइडेड कि यहाँ पर सो एंड सो पीपल इसने एम्प्लॉय कर रखे हैं, 10 या ज्यादा, 15 या ज्यादा, 20 या ज्यादा, 50 और ज्यादा, या फिर 100 एंड मोर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कि एवरी एस्टेब्लिशमेंट जो कि यहाँ पर, ठीक है, which is a factory engaged in specified industry where 20 or more employees are working। तो ये सेम थ्रेशोल्ड आपका अदर एस्टेब्लिशमेंट्स में भी होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। Under the EPF and MP Act 1952, what is the definition of basic wages? All earnings received by an employee, including all allowances and bonuses, all cash earnings, excluding only the cash value of food concessions and employer gifts, employees' gross salary as mentioned in the employment contract, only the fixed component of the salary, excluding all variable pay, all earnings paid in cash but excluding dearness allowances, HRA, overtime, bonus and commissions। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पर है आपका ई। तो बेसिक वेजेस में आपके पास सभी कैश अर्निंग्स आती हैं जो कि एक एम्प्लॉय रिसीव करते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में। यहाँ पर हम एक्सप्लिसिटली कैश वैल्यू अपने फूड कंसेशंस, डीए, HRA, ओवरटाइम, बोनस, कमीशंस और गिफ्ट जो हमें एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं उन्हें एक्सक्लूड कर कर चलते हैं। डेफिनेशन किसी एम्प्लॉय की अंडर सेक्शन 2F ऑफ द EPF एंड MP एक्ट क्या रहती है? तो यहाँ पर ये बोल रहे कि काफी ब्रॉड है, लेकिन आपको ये बताना होगा कि किस किस को हटाया गया है, इस डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है। कोई पर्सन जो कि एम्प्लॉयड है फॉर वेजेस टू डू मैनुअल वर्क, जो कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर किए गए हैं, जो कि यहाँ पर एक अप्रेंटाइज एंगेज्ड है अप्रेंटाइजशिप एक्ट के अंडर, अप्रेंटाइज एंगेज्ड अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, पर्सन एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। तो यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए आपके पास क्या आएगा? सेक्शन 2F में कोई भी पर्सन जिनको हमने एम्प्लॉय किया है वेजेस के लिए, और यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनको हमने कॉन्ट्रैक्टर्स और अप्रेंटाइजेस के थ्रू हायर करा है। हाउएवर एक स्पेसिफिक एक्सपेंशन है कि जो भी अप्रेंटाइजेस हमारे अप्रेंटाइज एक्ट के अंडर आते हैं उन्हें हम लेकर नहीं चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 2 ऑफ द EPF एंड MP एक्ट बोल रहे हैं कि सुपर एनुएशन जो है वो हमारी पेंशन स्कीम के रेफर में कौन सी एज मानी जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारी कितनी होती है? 58 ईयर्स होती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ EPFO में आपके सेवरल मेंबर्स होते हैं। कितने लोग प्रेजेंट होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयर्स को, और कितने यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बोर्ड में? तो यहाँ पर 5 एम्प्लॉयज, 5 एम्प्लॉयर्स, 15 एम्प्लॉयर्स, 15 एम्प्लॉयज, 10 एम्प्लॉयर्स, 10 एम्प्लॉयज, या फिर 12 एम्प्लॉयर्स, 12 एम्प्लॉयज। तब आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास में इसका आंसर क्या है कि हमारे पास 10% आपके आएंगे एम्प्लॉयर और 10% आपके आएंगे एम्प्लॉई। ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एनुअल ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ EPFO? एक प्राइवेट ऑडिट फर्म अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कैग यहाँ पर, या फिर ICAI। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। सेक्शन 5A(6) जो है वो मैंडेट कर रहा है कि अकाउंट जो है सेंट्रल बोर्ड के वो ऑडिट होते हैं एनुअली बाय द कैग, और जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे सेंट्रल बोर्ड बेयर करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं। कंसल्टेशन विद द UPSC इज रिक्वायर्ड बिफोर मेकिंग सर्टेन अपॉइंटमेंट्स अंडर द EPFO। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं तो इनमें से कौन सा ऐसे अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर इसमें UPSC का कंसल्टेशन नहीं लगेगा। सबसे पहले है CPFC, फिर बोल रहे हैं कि ग्रुप ए पोस्ट अंडर द सेंट्रल बोर्ड, एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर, और एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो इसका आंसर आपको बताना है। सेक्शन 5D(4) स्पेसिफाई करता है कि UPSC कंसल्टेशन आपको यहाँ पर चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई टेम्पररी किसी को होल्ड कर रहे हो या फिर फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, तो फिर आपको UPSC कंसल्टेशन नहीं चाहिए। What is the standard rate of contribution for both the employer and the employee under section 6 of EPF and MP Act 1952? तो यहाँ पर 88.33% ऑफ बेसिक वेजेस, DA एंड रिटेनिंग अलाउंसेस 12%, 10%, 15% या फिर 8%। तो इसका आंसर आपका कितना होगा? यहाँ पर 10%। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट मैंडेट
a higher contribution rate of 12% instead of a standard 10% for certain establishment. तो यहाँ पर अगर establishment के पास में 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, अगर एम्प्लॉयर और जो मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो अग्री कर जाते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एक हायर रेट बता देती है किसी भी सर्टेन स्टैब्लिशमेंट्स के लिए वाया नोटिफिकेशन, या फिर स्टैब्लिशमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल रही है 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए, या 12% का रेट एप्लीकेबल है टू ऑल स्टैब्लिशमेंट्स बाय डिफॉल्ट हो, तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। एक्ट हमें स्टैंडर्ड 10% का कंट्रीब्यूशन रेट अप्लाई करने के लिए बोलती है, तो यहाँ पर एक प्रोविजन है सेक्शन 6 में जो कि अलाउ कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, स्पेसिफाई करोगे एक नोटिफिकेशन में ऑफिशियल गैजेट के that certain establishments or classes of establishments must contribute at a higher rate of 12%। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, फ्रॉम वेयर इज द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम सोर्स्ड। ये लोग पता नहीं क्यों बाइक ऊपर आते हैं और इतना तेज हॉर्न करते हैं ना, मैं कभी भी पढ़ा रही होती हूँ मेरा सारा कॉन्ट्रीब्यूट जो इतना फोकस होता है टूट जाता है एकदम से। फ्रॉम अभी मेरा माइक आ जाएगा, कल से तो ये वाली इशू नहीं आएगी, बट आपका हाफ एग्जाम निमट जाएगा इस चक्कर में। चलो, फ्रॉम वेयर इज द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम सोर्स्ड। It is an additional contribution over and above the EPF contribution. It is a portion up to 8.33% of the employer's contribution made under Section 6. It is sourced from the employee's contribution to the EPF. It is funded entirely by grants from the central government. It is sourced from the interest earned on the EPF corpus. तो अब आपको इसका आंसर देना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सेक्शन 6A2 जो है वो एक्सप्लेन करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पेंशन फंड। यहाँ पर एक पोर्शन जो है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का वो किस में जा रहा है, मेड अंडर सेक्शन 6, 10% और 12% ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ टू द ईपीएफ, और जो हम डाइवर्ट करेंगे टू द पेंशन फंड, और ये आपका 8.33% तक का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे सेक्शन 6 के अंडर आएगा 10% या 12%, और इसको हम डाइवर्ट कर देते हैं पेंशन फंड की तरफ, जो कि आपका 8.33% तक हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपको मिनिमम कंट्रीब्यूशन बोला गया है कि एक एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू मेक टवर्ड्स एन ईडीएलआई स्कीम 0.5% ऑफ वेजेस, 1%, 1.5, 2% और 0.25। तो यहाँ पर हमें आपको जो भी अपना वेजेस है वो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एग्रीगेट ऑफ बेसिक वेजेस। ठीक है, डियरनेस अलाउंसेस एंड रिटेनिंग अलाउंसेस, तो एग्जैक्ट रेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगर प्रोविडेंट फंड ऑफिसर एक एक्स पार्टी ऑर्डर भेज देते हैं अगेंस्ट एन एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 7A, तो कितना टाइम लिमिट दिया गया है जिसमें एम्प्लॉयर जो है वो अपना अप्लाई कर सकते हैं कि भाई इस ऑर्डर को आप अलग साइड में रख दो, बेसिकली यहाँ पर इसको भी फॉलो नहीं किया जाएगा एक्सेट्रा। तो 30 डेज, 60 डेज, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका आंसर है आपका 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर रिकोर्स मिल रहा है एम्प्लॉयर्स को अगेंस्ट हुम एन एक्स पार्टे ऑर्डर, एक ऑर्डर है जो कि बिना हियरिंग के यहाँ पर पास किया गया है। तो एम्प्लॉयर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए इस ऑर्डर को भी फॉलो नहीं किया जाए, लेकिन वो इनको कब तक करना होता है, 3 महीने के विद इन। एक एम्प्लॉयर विश करे टू फाइल एन अपील टू द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट एन ऑर्डर डिटरमिनिंग ड्यूज अंडर सेक्शन 7A, what percentage of the assessed amount must the employer deposit before the appeal can be entertained। तो एक एम्प्लॉयर को यहाँ पर क्या करना है, अपील भेजनी है। ठीक है, अपील दर्ज करनी है ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट, सॉरी। तो यहाँ पर कितना अमाउंट एम्प्लॉयर को डिपॉजिट करना है, 25%, 50%, 75 या फिर 100% या कुछ भी नहीं। तो सेक्शन 7O जो है वो ये बोलता है कि एक प्री डिपॉजिट कंडीशन है फॉर फाइलिंग एन अपील। एक एम्प्लॉयर की जो अपील है वो यहाँ पर ट्रिब्यूनल एंटरटेन नहीं करेंगे अनलेस कि उन्होंने 75% अमाउंट ड्यू जो है वो यहाँ पर अपनी डिपॉजिट कर दी है। और ये हमारा कौन डिटरमिन करेगा कि डिपॉजिट की है या नहीं, ऑफिसर अंडर सेक्शन 7A। और ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो वेव करे या रिड्यूस करे इस अमाउंट को, एक्सेप्शनल कहाँ पर है, कुछ हमारे सर्टेन केसेस में रहेंगे। What is the rate of interest an employer is liable to pay on unpaid EPF dues as per section 7Q।
तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि सेक्शन 7Q के अंडर अगर कोई एम्प्लॉयर अपने अनपेड ईपीएफ ड्यूज को नहीं पे कर पाते हैं तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, 8.5, 10, 12, या फिर प्रिवेलिंग बैंक रेट, या एक रेट जो कि हमारा सेंट्रल बोर्ड डिसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको 12% का अमाउंट या फिर कोई भी रेट जो कि स्पेसिफाई की गई है स्कीम में, बट 12% से ज्यादा होगी। नेक्स्ट यहाँ पर है, जब कोई एम्प्लॉयर ने डिक्लेयर किया कि वो इंसॉल्वेंट है या फिर कंपनी जो है अब वो बंद हो रही है, वाइंड अप कर रही है, तो हाउ आर द ईपीएफ ड्यूज ट्रीटेड इन रिलेशन टू अदर डेट्स। तो यहाँ पर एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट माना जाएगा, पे किया जाएगा जब सारे सिक्योर्ड डेट्स को ये लोग अपना सेटल कर लेंगे। प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर अदर डेट्स एंड कंसिडर किया जाएगा एक फर्स्ट चार्ज ऑन एसेट। यहाँ पर इक्वली ट्रीट करेंगे विद अदर गवर्नमेंट ड्यूज, या फिर ड्यूज जो है उन्हें राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। सेक्शन 6(11) जो है एक्ट का, वो प्रायोरिटी दे रहा है टू द पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ओवर अदर डेट्स। तो इंसॉल्वेंसी या वाइंड अप करने के टाइम पर कोई भी अमाउंट ड्यू जो है वो हमारी एक प्रायोरिटी डेट मानी जाएगी और इसको हमें दूसरे डेट से पहले पहले पे करना है। फर्दर मोर जो अमाउंट ड्यू है वो हमारी फर्स्ट चार्ज ऑन एसेट्स मानी जाएगी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, गिविंग इट अ प्रायोरिटी ओवर अदर डेट्स। ठीक है। What is the penalty for an employer who is convicted for a second time for the same offense under EPF and MP Act? ये वाला याद रखना कि अगर इंसॉल्वेंट हो गई कंपनी, वाइंड अप कर रही है, तो यहाँ पर इसको एक प्रायोरिटी डेट माना जाएगा और बाकी डेट से पहले पहले पे करना है। और फर्दर मोर जो अमाउंट है वो फर्स्ट चार्ज ऑन एसेट्स भी मानी जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर किसी को अगर पेनल्टी लग रही है सेकेंड टाइम फॉर सेम ऑफेंस, तो वो कितनी होगी, इम्प्रिजमेंट यहाँ पर जेल हो जाएगी 1 साल तक की, और फाइन लगेगा 5,000 का, 3 साल की जेल, 10,000 का फाइन, 5 साल तक की जेल लेकिन 2 साल से कम नहीं होगी, और 25,000 रुपीज तक का फाइन, या फिर 50,000 का फाइन, या पेनल्टी जो पहले कन्विक्शन में लगी थी उसका डबल। तो यहाँ पर आपको 5 साल तक का जेल हो सकता है, और ये जेल आपकी 2 साल से कम तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर 20,000 रुपीज तक का फाइन आप पर लग सकता है। अंडर सेक्शन 14B सीपीएफसी जो है वो रिकवर करते हैं डैमेजेस फ्रॉम एन एम्प्लॉयर फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट्स। तो विच टाइप ऑफ कंपनी कैन द सेंट्रल बोर्ड वेव और रिड्यूस दीज डैमेजेस। तो किस तरह की कंपनी के लिए हम यहाँ पर ये डैमेजेस को खत्म कर बेसिकली वेव कर सकते हैं कि चलो ठीक है मत पे करो, या फिर इन्हें कम कर सकते हैं। कोई न्यूली स्टैब्लिश कंपनी है, अपने पहले 3 साल में कंपनी जहां पर 20 है उससे कम लोग हैं, एक सिक इंडस्ट्रियल कंपनी जहां पर रिहैबिलिटेशन स्कीम सैंक्शन की गई है बाय बीआईएफआर, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एक एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कोई सिक इंडस्ट्रियल कंपनी जिसमें की एक स्कीम चल रही है इसके रिहैबिलिटेशन के लिए बाय द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएफआरडीए एक्ट। ये तो आपको पता ही होगा, पेंशन फंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेशनल पेंशन सिस्टम तो हो ही नहीं सकता, ये रेगुलेटरी वाला होता है। ठीक है। तो सेक्शन 1 जो है ये बोलता है इसको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। अब सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं पीएफआरडीए एक्ट की। तो व्हाट वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द अथॉरिटी लोकेटेड, मुंबई, न्यू दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता या चेन्नई। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका एनसीआर रीजन है आपका दिल्ली वाला। ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं, कॉम्पोजिशन क्या है पीएफआरडीए की एज पर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। एक चेयरपर्सन, 5 होल टाइम मेंबर और 5 पार्ट टाइम मेंबर्स, 3 होल टाइम मेंबर्स, 3 होल टाइम मेंबर्स, चेयरपर्सन 6 होल टाइम मेंबर्स, चेयरपर्सन 6 पार्ट टाइम मेंबर्स, चेयरपर्सन 4 होल टाइम मेंबर्स और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर है एक चेयरपर्सन, 3 लोगों से ज्यादा आपके नहीं हो सकते होल टाइम मेंबर्स, और 3 लोगों से ज्यादा आपके पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं हो सकते। तो 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है होल टाइम मेंबर और पार्ट टाइम मेंबर। ठीक है। What are the term of office and maximum age limit for the chairperson of PFRDA? कितने साल का इनका ऑफिस रहता है और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, 3 साल 62 ईयर्स, 5 साल 65, 5 साल 62, 3 साल 65, 4 साल 67। तो यहाँ पर सेक्शन 5 जो है एक्ट का, चेयरपर्सन जो है वो यहाँ पर 5 साल तक के लिए अपना ऑफिस होल्ड कर रखते हैं, और ये रीअपॉइंट भी किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी एज 60 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। Which of the following is not a ground for the removal of a member from PFRDA office under section 6? Being adjudged insolvent,
having been convicted of an offense involving moral turpitude, having a difference of opinion with the central government on a policy matter, abusing their position in a matter determinantal to public interest, becoming physically or mentally incapable। तो यहाँ पर एक ग्राउंड नहीं होना चाहिए रिमूवल का, तो कौन सा होगा? अगर यहाँ पर आपको कोई भी गवर्नमेंट से लग रहा है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो चीज कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप अपनी पोजीशन को गलत तरह से यूज कर रहे हो। तो इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, यहाँ पर इनकैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, प्रूवन कन्विक्शन नहीं होना चाहिए किसी ऑफेंस का, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट यहाँ पर आप अक्वायर नहीं करोगे और अब्यूज नहीं करोगे अपनी पोजीशन का। For how long are the chairpersons and whole-time members of PFRDA restricted from accepting employment in any regulated entity within the pension sector after ceasing to hold office? 6 months, 1 year, 2 years, 3 years और 5 years। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सेक्शन 7 जो है वो बोलता है कि आपके ऊपर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। जो चेयरपर्सन और होल टाइम मेंबर्स हैं वो कोई और अपॉइंटमेंट किसी रेगुलेटेड एंटिटी में नहीं ले सकते हैं इन द पेंशन सेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट दे सीज टू होल्ड ऑफिस। अगर आज ऑफिस छोड़ा तो आज से 2 साल तक किसी दूसरी पेंशन सेक्टर बॉडी में आप जाकर जॉब नहीं कर सकते हो, और वो कब तक के लिए? अगले 2 साल के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूवल दे देती है तो बात एक अलग है। According to Section 9 of the PFRDA Act, how are decisions made in the meetings of the authority? By anonymous consent of all members, by a majority vote of the members present and voting, by the sole discretion of the chairperson, by a two-third majority of the total members, by consensus, और अगर कोई consensus हम नहीं पहुंच पाते हैं तो मैटर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज देंगे। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सेक्शन 9(3) जो है वो यहाँ पर स्टेट करता है कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं विच कम अप बिफोर एनी मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी, वो हमारे मेजोरिटी ऑफ वोट जो हमारे मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर कोई टाई हो जाता है तो चेयरपर्सन या फिर प्रिजाइडिंग मेंबर जो हैं उनकी सेकेंड और कास्टिंग वोट रहेगी। PFRD Act 23 जो है वो आपका 2013 डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स और फंड्स? NPS, EPF and Miscellaneous Provision Act, any pension scheme not regulated by other law, pension schemes to which a state government opts to apply NPS, individual governed by excluded schemes who opt to also join NPS। तो सेक्शन 12(3) जो है वो यहाँ पर सेवरल स्कीम्स एंड फंड्स बताता है जिसमें कि आपका एक्ट नहीं अप्लाई करेगा। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? आपका सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। Which of the following is a primary duty of the PFRDA as outlined in section 14? पहला बोल रहे हैं टू गारंटी मिनिमम रिटर्न्स टू ऑल पेंशन सब्सक्राइबर्स, टू डायरेक्टली मैनेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल पेंशन फंड्स, to adjudicate disputes between intermediaries and subscribers, to set the salary structure for employees in the private sector, to provide social security benefits directly to the citizens। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सेक्शन 14(2) जो है वो पावर और फंक्शंस बताती है अथॉरिटी की। इसमें से एक है कि जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं इंटरमीडियरीज के बीच में, जैसे कि पेंशन फंड्स और यहाँ पर इंटरमीडियरीज एंड सब्सक्राइबर्स के बीच में, उसको ये एडजुडिकेट करता है। कितना मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पर इम्पोज किया जाता है किसी भी इंटरमीडियरी पर अगर वो रिड्रेस नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइबर के ग्रीवांसेस को विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय अथॉरिटी एज पर सेक्शन 28। 1 लाख रुपीज पर डे या फिर 1 करोड़ विच एवर इज लोअर, 1 करोड़ या फिर 5 times the profit made whichever is lower, higher sorry, imprisonment up to 1 year, 1 lakh for each day of failure, a fixed penalty of rupees 25 करोड़। तो यहाँ पर सेक्शन 287 बोलता है कि पेनल्टी लगेगी किसी भी इंटरमीडियरी पर जो कि सब्सक्राइबर के ग्रीवांसेस को यहाँ पर रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं स्टिपुलेटेड टाइम में, और पेनल्टी आपकी 1 करोड़ रुपीस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो फिर जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स यहाँ पर आपने बनाए या जो लॉसेस हमारे यहाँ पर अवॉइड आपने किए हैं, अब इनमें भी जो हाई होगा या तो 1 करोड़ रुपीस, या हो सकता है यहाँ पर जो सब्सक्राइबर की वजह से आपको लॉसेस आपने अवॉइड किए या प्रॉफिट आपको हुआ। फॉर एन एग्जांपल ये 5 करोड़ हो गया, ठीक है, तो 5 करोड़ की पेनल्टी लगेगी। अगर यहाँ पर ये 0.5 करोड़ था तो 1 करोड़ की पेनल्टी लगेगी, जो भी हायर अमाउंट होगा वही पेनल्टी माना जाएगा।
ऑल पेनल्टीज रिकवर्ड अंडर पीएफआरडीए एक्ट आर क्रेडिटेड टू विच फंड। अब यहाँ से पेनल्टी से जो पैसा उठा लिया आपने वो कौन से फंड में आप क्रेडिट करोगे? पीएफ पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सब्सक्राइबर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, अ फंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर जनरल पर्पसेस, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो बताओ किसके अंडर आएगा? सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट क्लियरली बोल रहा है कि जो भी सम्स रियलाइज हुए हैं बाय द वे ऑफ पेनल्टीज अंडर द एक्ट शैल बी क्रेडिटेड टू द सब्सक्राइबर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। एंड ये हमारे किसके अंदर आएंगे? सेक्शन 41 के अंदर आ जाते हैं। तो सेक्शन 29 जो है वो क्या बोलता है कि जितना भी सम हमने रियलाइज किया है हमारे पास में वो किस में जाएंगे? सब्सक्राइबर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। सब्सक्राइबर है यहाँ पर, इन्वेस्टर नहीं है, कभी इन्वेस्टर वाला मार्क कराओ। व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ, जेल कितने साल की होनी है उस पर्सन को जो कि यहाँ पर पीएफआरडीए के किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं, इसके रूल्स को या रेगुलेशन को? 1, 3, 5, 10, 7 साल। कब तक की हो सकती है? यहाँ पर इनको सजा हो सकती है 10 साल तक की, और फाइन लग सकता है 25 करोड़ रुपीस तक का, या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कॉन्ट्रावीन कर रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो या अबेट कर रहे हो कॉन्ट्रावेंशन को, तो यहाँ पर आपको सजा हो जाएगी। An appeal against an order of the PFRD or its adjudicating officer must be filed with which body? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनसीएलटी, सैट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 36 जो है एक्ट का वो प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन अग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी और एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर में प्रीफर एन अपील टू द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, आप यहाँ पर सेट के पास जा सकते हो। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट against a decision of Securities Appellate Tribunal under the PFRDA Act? तो यहाँ पर टाइम लिमिट आपको बतानी है जब आप यहाँ पर एक अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास में फाइल करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो यहाँ पर ऑर्डर दिया है उसके साथ में आप खुश नहीं हो। तो कितना टाइम दिया जाएगा? 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज या फिर 120 डेज। तो यहाँ पर हमें जो अपील बोली गई है वो विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सैट्स डिसीजन और ऑर्डर। पेंशन एडवाइजरी कमेटी जो कि स्टैब्लिश की जाती है बाय पीएफआरडीए कैन कंसिस्ट ऑफ अप टू हाउ मेनी मेंबर्स? अब आपसे बोला गया है 10, 15, 20, 25 या 30। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 अथॉरिटी जो है वो स्टैब्लिश करेंगे एक पेंशन एडवाइजरी कमेटी जिसमें आपके 25 मेंबर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और हम यहाँ पर एक्स ऑफिसो मेंबर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। व्हाट इज एन एन्युटी इन कंटेक्स्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग? एक टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, एक गवर्नमेंट बॉन्ड है सीनियर सिटीजन के लिए, एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जिसमें कि एक इंश्योरेंस कंपनी होगी फॉर अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ इनकम, एक म्यूचुअल फंड है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में, एक सेविंग अकाउंट है विद अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो एक एन्युटी क्या होती है? यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है जिसमें कि हमारा इंडिविजुअल और हमारी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, ये दोनों आ जाते हैं। अब यहाँ पर इंडिविजुअल क्या कर रहा था? पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है, और फिर ये जो कंपनी है ये यहाँ पर या तो तुरंत, है ना, या फिर थोड़े टाइम के बाद में इनको हर महीने जैसे सैलरी होती है वैसे ही पेमेंट करेगी। याद रखना एन्युटी का मतलब ही क्या है? फिक्स्ड पीरियड में पेमेंट की जाती है फिक्स्ड सम की। ठीक है, तो एक स्टडीज की स्टेट इनकम ऑफ हमारी यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट हो जाती है जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है रिटायरमेंट प्लानिंग में। What is the key difference between an immediate annuity and a deferred annuity? तो यहाँ पर आपसे पहला बोला गया है कि इमीडिएट एन्युटीज जो है वो मार्केट लिंक्ड है, जबकि डेफर्ड एन्युटीज नहीं होती। इमीडिएट एन्युटीज में कोई भी एक्यूमुलेशन फेज नहीं है और पे आउट्स आपके राइट अवे स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि जो डेफर्ड एन्युटीज है यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर आपके पास एक ग्रोथ पीरियड रहता है। मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे ही बता दूं, लेकिन आप लोग खुद सोचो। इमीडिएट एन्युटीज जो है वो आप एक लमसम के साथ में परचेज कर सकते हो, डेफर्ड को आपको आप में रेगुलर पेमेंट्स ही अलाउ की जाती हैं। इमीडिएट एन्युटीज जो है वो फिक्स टर्म के लिए होती हैं और डेफर्ड एन्युटीज जो होती हैं वो लाइफ के लिए होती हैं। इमीडिएट एन्युटीज टैक्स फ्री होती है और डेफर्ड एन्युटीज आपकी टैक्सेबल होती है। तो बताओ क्या आंसर होगा? देखो, इमीडिएट एन्युटी जो है इसमें कोई भी एक्यूमुलेशन फेज नहीं है, मतलब आज मैंने यहाँ पर ये प्लान अपना शुरू किया
ठीक है, मैंने अपना परचेज कर लिया और बिकॉज आज 29 सितंबर है तो 1 अक्टूबर को मुझे सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं एन्युटी पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। डेफर्ड में क्या है, मैंने बोला देखो 2 साल के लिए अभी पैसे की जरूरत नहीं है, 2 साल के बाद से मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैं अभी इसको थोड़ा डेफर कर देता हूँ। तो एक डेफर्ड एन्युटी जो है एक्यूमुलेशन फेज है जहां पर इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रही है और पे आउट्स आपके एक स्पेसिफिक या फिर डेफर्ड डेट के बाद में शुरू होते हैं। वेरिएबल एन्युटी पे आउट अमाउंट जो होती है वो कौन से फैक्टर्स पर आएगी, जो गारंटीड रेट डिक्लेयर किया इंश्योरेंस कंपनी ने, इन्फ्लेशन रेट्स के अकॉर्डिंग, अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स क्या है म्यूचुअल फंड्स या इक्विटीज, एज क्या है एन्यूटेंट की एट द टाइम ऑफ परचेज, या फिर इनिशियल लम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। तो वेरिएबल है, वेरिएबल रेट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, और वेरिएबल रेट्स तब होते हैं जब हम म्यूचुअल फंड्स या फिर इक्विटीज और बेटर से शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर पे आउट्स हमारे फिक्स नहीं है, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर डिपेंड करेगा। गुड परफॉर्मेंस हमें हायर रिटर्न्स देते हैं और पुअर परफॉर्मेंस हमें लोअर पे आउट्स देते हैं। What are the two critical phases in the annuity process? Investment and withdrawal, pre-retirement and post-retirement, accumulation and investing, growth and maturity, contribution and distribution. तो यहाँ पर दो critical phases कौन से आ जाते हैं, accumulation phase जहाँ पर initial investment होगी, और vesting phase जहाँ पर हम रिसीव करें पॉलिसी बेनिफिट्स हो। डेफर्ड एन्युटी का ड्यूरिंग द एक्यूमुलेशन फेज क्या टैक्स बेनिफिट रहता है, तो यहाँ पर जितने भी कंट्रीब्यूशन है वो टैक्स डिडक्टेबल होते हैं बिना किसी लिमिट के। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है। यहाँ टैक्स डेफर्ड पेमेंट जो है अर्निंग्स पर अंटिल विड्रॉल्स आर मेड ये अलाउ किया जाता है। पे आउट्स हमारे टैक्स एग्जैम्प्टेड होते हैं। टैक्स क्रेडिट हमारा इक्वल टू प्रीमियम पेड होता है। बताओ क्या होगा। तो सिग्निफिकेंट बेनिफिट यहाँ पर डेफर्ड एन्युइटीज का ये है कि ये अलाउ करते हैं फॉर टैक्स डेफर्ड ग्रोथ हो, मतलब जो अर्निंग्स है हमारे इन्वेस्टमेंट पर वो टैक्स नहीं लग रहा उन पर ड्यूरिंग द एक्यूमुलेशन फेज। टैक्सेस हमारे डिले हो जाते हैं अंटिल जो इंडिविजुअल है वो विड्रॉल्स कर रहे हैं, टिपिकली ड्यूरिंग रिटायरमेंट व्हेन देयर ब्रैकेट्स में बी लोअर। ठीक है, तो हम बाद में यहाँ पर इस पैसे को यूज कर लेंगे। For the प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, व्हाट इज द पॉलिसी टर्म एंड व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ द टर्म अगर पेंशनर सर्वाइव कर जाते हैं। तो यहाँ पर टर्म आपको बोली गई है 15 साल है और परचेज प्राइस फोरफिटेड है। टर्म 10 साल है एंड यहाँ पर परचेज प्राइस जो है टर्म 20 ईयर्स रहेगी, और यहाँ पर फाइनल पेंशन इंस्टॉलमेंट जो है वो पेबल है। टर्म 10 ईयर्स है और पॉलिसी ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाती है फॉर अनदर 10 ईयर्स। टर्म लाइफ लॉन्ग है, पॉलिसी जो है वो आपकी पेंशनर की डेथ तक ही कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिसी हमारी 10 साल तक होती है, और अगर पेंशनर सर्वाइव कर जाते हैं तो परचेज प्राइस उनको रिटर्न किया जाता है अलॉन्ग विद द फाइनल पेंशन इंस्टॉलमेंट। कौन सी डॉक्यूमेंट है जो कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड्स, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड्स फॉर एम्प्लॉयज इन फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स को डिफाइन कर रही है। तो पीएफआरडीए एक्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट या फिर कंपनीज एक्ट। तो जो प्रियम्बल है हमारा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट का, ये स्टेट करता है कि इट इज एन एक्ट ताकि हम यहाँ पर इंस्टीट्यूशन करें हमारे प्रोविडेंट फंड्स का, पेंशन फंड्स का, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड्स का फॉर एम्प्लॉयज इन अ स्पेसिफाइड एस्टैब्लिशमेंट। नेक्स्ट पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक बेनिफिट नहीं है नेशनल पेंशन सिस्टम का, लो कॉस्ट प्रोडक्ट, पोर्टेबिलिटी विद प्लान, गारंटीड मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट बाय पीएफएमएस या फिर रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए। तो हमें एनपीएस जो है वो लो चार्जेस, पोर्टेबिलिटी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, रेगुलेटरी ओवरसाइट ये सभी चीजें देता है। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट लिंक्ड रेट्स हमें मिलते हैं। तो पोटेंशियल हाई ग्रोथ का है, लेकिन क्योंकि ये गारंटीड नहीं है तो मार्केट रिस्क भी है, हो सकता है रिटर्न्स अच्छे ना मिले। अंडर द पीएमएसवाईएम स्कीम यहाँ पर अगर कोई वर्कर मूव कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ और एक ईपीएफओ के मेंबर हो जाते हैं, तो इनके पीएम यहाँ पर एसवाईएम अकाउंट का क्या होगा, अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, वर्कर विड्रॉ कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन इमीडिएटली, बेनिफिशियरी अपनी स्कीम के साथ कंटिन्यू कर लेंगे और गवर्नमेंट जो है वो को कंट्रीब्यूट करना बंद कर देगी। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन डबल हो जाएगा कंपनसेट करने के लिए, अकाउंट को मर्ज कर देंगे न्यू ईपीएफ अकाउंट में। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है कि कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बेनिफिशियरी के पास ऑप्शन है कि वो अपनी स्कीम के साथ कंटिन्यू करें, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही थी वो रुक जाएगी। ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर ये एग्जिट भी कर सकते हैं स्कीम से।
What is the maximum number of nominees a subscriber can appoint for their NPS account? 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक सब्सक्राइबर जो है वो मैक्सिमम 3 नॉमिनीज को अपॉइंट कर सकते हैं और एटलीस्ट एक नॉमिनी यहाँ पर इनके पास होना ही चाहिए। क्या होगा अगर एक सब्सक्राइबर जो है वो PMSYM स्कीम से एग्जिट ले लेते हैं आफ्टर कंट्रीब्यूटिंग फॉर लेस देन 10 years? They receive their share of contribution plus government share. They receive their share of contribution only along with the saving bank interest rate. They forfeit their entire contribution. They receive their share of contribution plus interest earned by the fund. They receive a prorated pension amount. तो एग्जिट रूल्स जो है PMSYM के लिए वो टीयर बेस्ड रहते हैं ऑन द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर एक सब्सक्राइबर एग्जिट कर रहे हैं लेस देन 10 years में, तो यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया अमाउंट उतना ही वो वापस ले लेंगे और जो इंटरेस्ट यहाँ पर होगा, ठीक है, ये वाला मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेविंग अकाउंट और एक्चुअल रेट्स में जो भी हायर होगा अकॉर्डिंगली इनको मिल जाएगा वापस, और जो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। Who are the members of executive committee of EPFO central board elected by? Central government, state government, central board itself, organization of employers and employees, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में हमारे पास में क्यों आती है, ये कॉन्स्टिट्यूट होती है ताकि सेंट्रल बोर्ड को ये असिस्ट करें। तो कुछ मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर अपॉइंट करती है और 3% जो हैं वो एम्प्लॉयर्स को और 3% एम्प्लॉयज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको सेंट्रल बोर्ड खुद से यहाँ पर सिलेक्ट करती है। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, पूछ रहे हैं इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू डायरेक्टली मैनेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स, टू हैंडल द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू सब्सक्राइबर्स, to monitor the operational and functional activities of all NPS intermediaries, to provide annuity services to retirees, to resolve subscriber grievances directly। तो यहाँ पर इसका आंसर सी होगा। एनपीएसटी एक्ट जो है वो प्राइमरी ओवरसाइट अथॉरिटी है एनपीएस आर्किटेक्चर में। इसका मेन फंक्शन है कि ये आपका मॉनिटर करेगी ऑपरेशनल और फंक्शनल एक्टिविटीज सभी इंटरमीडियरीज की, जैसे पेंशन फंड, इसके अलावा आपका सीआरए, ट्रस्टी बैंक, ताकि इंश्योर करें कंप्लायंस और प्रोटेक्ट करें सब्सक्राइबर के इंटरेस्ट को। नेक्स्ट यहाँ पर एनपीएस ऑल सिटीजन मॉडल की बात हो रही है, तो एज रेंज यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए क्या रहेगी? 21 से 60 साल, 18 से 65 ईयर्स, 25 से 70 ईयर्स, 18 से 17 70 और 21 से 62 ईयर्स। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारी जो यहाँ पर एनपीएस ऑल सिटीजन मॉडल है इसमें 18 to 70 ईयर्स रहती है। फॉर एन एनपीएस सब्सक्राइबर जिन्होंने 60 साल की उम्र के बाद में ज्वाइन किया है, कंडीशन किया है अगर इन्हें एक नॉर्मल विड्रॉल करना है टीयर 1 अकाउंट से, तो ये 70 साल की उम्र के बाद कर सकते हैं। 5 साल स्कीम में जब इनका कंट्रीब्यूट हो गया उसके बाद में, 3 साल कंप्लीट करने के बाद में, 65 एज के बाद में, या फिर कोई भी टाइम आफ्टर ज्वाइनिंग। तो विड्रॉल रूल्स यहाँ पर क्या रहेंगे? अगर आप 60 साल की उम्र के बाद में करते हो तो एक नॉर्मल विड्रॉल आपको तभी अलाउ किया जाएगा जब आपने स्कीम में 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर PMKMY स्कीम जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, उसमें मैचिंग कंट्रीब्यूशन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कर रही है? 25% of the farmers contribution, fixed amount of ₹100 per month, amount equal to the farmers monthly contribution, 50% of the farmers contribution up to ₹200, या फिर कोई मैचिंग कंट्रीब्यूशन नहीं है। PMKMY एक कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है जहां पर फार्मर जो है मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं ₹55 से ₹200 तक का, और सेंट्रल गवर्नमेंट एक मैचिंग कंट्रीब्यूशन बनाते हैं जो कि अमाउंट हमारी इक्वल है टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फार्मर इनटू पेंशन फंड। व्हाट परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस इज रिफंडेड अगर पॉलिसी होल्डर जो है वो एक प्री मैच्योर एग्जिट लेते हैं प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना से? तो यहाँ पर 100%, 99, 98, 95 या 90%। जब हम प्री मैच्योर एग्जिट लेते हैं PMVVY से तो ये आपको तभी अलाउ किया जाता है ताकि हम क्रिटिकल इलनेस अपने सेल्फ खुद की या फिर स्पाउस की ट्रीट करा सके, और जो अमाउंट है वो हमारी रिफंड नहीं करती है पूरा का पूरा परचेस प्राइस, केवल आपको 98% ही पैसा वापस मिलता है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी रहेगी? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की अलोंग विद द CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज, PFRDA, EPFO, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर LIC आपका पेंशन फंड मैनेजर की तरह काम करेगी और पेंशन पे आउट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, तो इसे इम्प्लीमेंट LIC करेगी।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एक प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउ किया गया है आफ्टर 1 ईयर। तो पूछ रहे पेनल्टी क्या होगी अगर विड्रॉल हमारा आफ्टर 1 ईयर हो रहा है लेकिन 2 years बिफोर द ओपनिंग द अकाउंट। 1% ऑफ द डिपॉजिट, 1.5% ऑफ द डिपॉजिट, 2%, 0.5 या फिर कोई भी पेनल्टी आपकी चार्ज नहीं होगी। तो SCSS अलाउ करता है प्री मेच्योर विड्रॉल आफ्टर 1 ईयर ऑफ अकाउंट ओपनिंग। अगर विड्रॉल आपका आफ्टर 1 ईयर हो रहा है तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन बिफोर कंप्लीशन ऑफ 2 years एक चार्ज लगेगा आपके ऊपर। 1.5% ऑफ टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इज रिवाइव्ड एज अ पेनल्टी। मतलब आपको बोला गया 1 साल के अंदर बाद में आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर 2 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं ठीक है तो आपको पेनल्टी देनी है। और ये पेनल्टी आपकी 1.5% रहेगी जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है अभी तक उसका। इन ग्लोबल 3 पिलर फ्रेमवर्क फॉर पेंशन सिस्टम्स, पिलर 2 आपका क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी बेसिक सोशल स्कीम्स, वॉलंटरी फुल्ली फंडेड, ऑक्यूपेशनल कॉन्ट्रीब्यूटरी, गवर्नमेंट गारंटीड एन्युटी प्लान्स या फिर शॉर्ट टर्म सेविंग स्कीम्स। तो पिलर 2 जो है वो हमारा ऑक्यूपेशनल कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स लेकर आता है, जो या तो वॉलंटरी हो सकते हैं या मैंडेटरी, और यहाँ पर डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन या डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं। सेक्शन 5A ऑफ EPF एंड MP एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग सेंट्रल बोर्ड जो है इनको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं इन अ फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद विच अथॉरिटी। तो किसके साथ में यहाँ पर कंसल्ट किया जाएगा, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कैग, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका होगा क्या होगा, इसका आंसर कैग रहेगा। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस कैग के साथ में मिलकर आप यहाँ पर प्रॉपर अकाउंट्स अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के मेंटेन कर सकते हो। PFRDA एक्ट 2030 अंपायर कर रहा है अथॉरिटी को कि आप इंटरिम मेजर्स लोगे जो कि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पेंडिंग है, ताकि आप सब्सक्राइबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा मेजर नहीं है, restraining an intermediary from participating in a scheme, attaching the bank accounts of an intermediary, imposing a permanent ban on the intermediary's operations, impounding the proceeds from a scheme under investigation, restraining the proposal of assets connected with the investigation। तो सेक्शन 14(4) जो है वो सेवरल इंटरिम मेजर्स बताता है जो PFRDA ले सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर बोलोगे कि आप पार्टिसिपेशन ही रिस्ट्रेन कर दे रहे हो, आपको नहीं आना, प्रोसीड्स को इम्पाउंड कर दो, अकाउंट्स को अटैच कर दो, फ्रीज कर दो इनके एसेट्स को, या फिर एक परमानेंट बैन लगा दो जब फाइनल एक्शन यहाँ पर आपको लेना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन इंक्वायरी। What is the foreign investment limit in a pension fund as specified in the section 24 of PFRDA Act? 26% जो इंक्रीज नहीं होते सकती, 49% जो आपके इंश्योरेंस एक्ट के साथ में अलाइन होगी, 26% बट इंक्रीज कर सकते हो अगर इंश्योरेंस एक्ट 1938 अलाउ करेगा, 74% अगर यहाँ पर ये आपके अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स के साथ अलाइंड है, या फिर 100% अंडर द ऑटोमेटिक रूट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पेंशन फंड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी आ सकती है। तो ये 26% ऑफ द पेड अप कैपिटल का यहाँ पर लगा हुआ है। सेक्शन 24(1) कैप लगा रहा है एग्रीगेट होल्डिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय अ फॉरेन कंपनी इन पेंशन फंड। However, यहाँ पर ये जो लिमिट है ये इंक्रीज की जा सकती है फॉर एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी अंडर द इंश्योरेंस एक्ट। अंडर द PFRDA एक्ट 2013 एक इंटरमीडियरी जो है वो आपका क्या क्या लेकर चलते हैं साथ में, ठीक है, सबको लेकर चल रहे हैं, लेकिन किसको नहीं लेकर चल रहे, पेंशन फंड्स, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस या फिर रिटायरमेंट एडवाइजर्स। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑफ कोर्स इसका आंसर आपका सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा, जो कि एक अपीलेट बॉडी है, आपके यहाँ पर अपील सुनती है अगेंस्ट PFRDA ऑर्डर्स। तो एक इंटरमीडियरी कौन है, एक ऐसी एंटिटी जो कि कलेक्शन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पेंशन फंड्स का, जैसे कि पेंशन फंड, CRAs और रिटायरमेंट एडवाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the PFRDA Act 2013
What is the central government's power regarding the authority on questions of policy? Central government can only offer non-binding suggestions. Authority is independent and not subject to government directions. Authority must follow directions from the central government on policy matters. Government can issue directions only on administrative matters. Government's decision is final only if the authority agrees. तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सेक्शन 43(1) हमारे एक्ट का बोलता है कि जो अथॉरिटी है वो यहाँ पर अपने फंक्शंस को यहाँ डिस्चार्ज करेगी जो कि हमारी जो डायरेक्शंस मिली हुई हैं ऑन क्वेश्चंस ऑफ पॉलिसी अदर देन टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है उनको हमें फॉलो करते हुए यहाँ पर अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करना है या फिर अपने काम करने हैं। ठीक है। Under what condition can an individual who is already a member of a scheme under EPF and MP Act also join the NPS? तो यहाँ पर अगर आप EPF के भी एक मेंबर हो और आप यहाँ पर NPS भी ज्वाइन करना चाहते हो तो कब कर सकते हो? आप नहीं कर सकते किसी भी सर्कमस्टांसेस में। अगर आप EPF कवर्ड एम्प्लॉयमेंट से रिटायर हो चुके हो, अगर यहाँ पर आप ऑप्ट कर रहे हो कि आपको NPS भी ज्वाइन करना है EPF के साथ साथ, आप यहाँ पर एनपीएस को ज्वाइन कर रहे हो अपने एंटायर ईपीएफ कॉर्पस को ट्रांसफर कर या फिर ओनली अलाउड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप यहाँ पर अगर गवर्न हो रहे हो अंडर द एक्सक्लूडेड स्कीम्स लाइक ईपीएफ तो आप ऑप्ट कर सकते हो टू सब्सक्राइब टू द एनपीएस। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर सुपरसीड कर सकती है पीएफआरडीए को अंडर सर्टेन सेक्शंस एज पर सेक्शन 44। मैक्सिमम इनिशियल पीरियड क्या है फॉर विच द अथॉरिटी कैन बी सुपरसीडेड? मतलब पीएफआरडीए के बाद से ज्यादा जरूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाएगी तो कितने टाइम के लिए ऐसा हो सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या पीरियड स्पेसिफाई नहीं करता ये सेक्शन। सेक्शन 44 बोलता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ये मानती है कि इसको अथॉरिटी को सुपरसीड करना है तो ये एक नोटिफिकेशन भेजेगी और यहाँ पर आपका 6 महीने से ज्यादा के लिए ऐसा नहीं कर सकती। 6 महीने मैक्सिमम यहाँ पर इसके फंक्शंस को सुपरसीड कर लेगी। 141 क्वेश्चन है, ईपीएफ और एमपी एक्ट के अंडर अगर कोई एम्प्लॉयर फेल हो जाते हैं टू पे ईपीएफ कंट्रीब्यूशन तो रिकवरी ऑफिसर जो है वो सेवरल मेथड्स यूज करते हैं। इनमें से कौन सा एक मेथड नहीं है रिकवरी का, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें देखना है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी, अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर, cancellation of the establishment's business license, appointment of a receiver to manage the employer's assets, recovery from third parties who owe money to the employer। तो अब आपको इसका आंसर देना है। तो एक्ट यहाँ पर सेवरल स्ट्रिंजेंट रिकवरी मेथड देता है जिसमें हमारी प्रॉपर्टी अटैच करना, अरेस्ट करना एम्प्लॉयर को, अपॉइंट करना रिसीवर को, रिकवर करना पैसे थर्ड पार्टी से, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन बिजनेस लाइसेंस को आप कैंसिल यहाँ पर नहीं कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 ये पूछ रहे हैं आपसे जो अमाउंट है हमारे किसी भी मेंबर के प्रोविडेंट फंड में उसको हमें प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम अटैचमेंट। डज दिस प्रोटेक्शन एक्सटेंड टू द अमाउंट पेएबल टू अ नॉमिनी आफ्टर द मेंबर्स डेथ? नो, द अमाउंट becomes part of deceased estate and is liable for their debts. Yes, the amount vests in the nominee and is free from any debt incurred by the deceased or the nominee. Only 50% of the amount is protected. Protection applies only if the nominee is a spouse or child. प्रोटेक्शन आपका चला जाएगा क्योंकि अगर यहाँ पर नॉमिनी भी एक डेटर होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा अमाउंट है, ठीक है, किसी भी मेंबर के प्रोविडेंट फंड में जिसको हम अटैचमेंट से प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो क्या ये प्रोटेक्शन हमारा जो अमाउंट हम नॉमिनी को पे करते उसके ऊपर भी लगेगा आफ्टर मेंबर्स डेथ? तो ये बोलते हैं कि देखो सेक्शन 10(2) ये बोलता है कि हमें रोबस्ट प्रोटेक्शन करना है नॉमिनीज का। तो ऐसे में कोई भी अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ अ मेंबर एंड पेएबल टू देयर नॉमिनीज शैल वेस्ट इन द नॉमिनी। और यहाँ पर इनको हमें किसी भी डेट या अदर लाइबिलिटी से फ्री रखना है जो कि हमारे डिसीज ने इनकर किए थे या फिर नॉमिनी ने बिफोर द डेथ ऑफ द मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952? अलाउ करेंगे एम्प्लॉयर्स को आप एडजस्ट करो वेजेस बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी, प्रोहिबिट करेंगे एम्प्लॉयर्स को फ्रॉम रिड्यूसिंग एन एम्प्लॉयज वेजेस और बेनिफिट्स ड्यू टू देयर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी, डिफाइन करेंगे वेज सीलिंग फॉर ईपीएफ एप्लीकेबिलिटी, मैंडेट करेंगे एक मिनिमम वेज फॉर एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द एक्ट,
अलाउ करेंगे एम्प्लॉयज को टू ऑप्ट आउट ऑफ द ईपीएफ स्कीम। तो सेक्शन 12 यहाँ पर क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि देखो कोई भी एम्प्लॉयर यहाँ पर ना तो डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली वेजेस रिड्यूस करेगा या कोई भी अदर बेनिफिट्स एम्प्लॉयज के, जस्ट बिकॉज कि उनको कंट्रीब्यूट करना है ईपीएफ एक्ट के अंडर। पीएफआरडीए एक्ट यहाँ पर प्रोवाइड करता है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंड। व्हाट इज दिस फंड प्राइमरीली यूज्ड फॉर? To provide a guaranteed return to subscribers, to pay for the salaries, allowances and other expenses of the authority, to invest in infrastructure projects, to compensate subscribers for losses due to market volatility, या फिर to fund the central government's co-contribution to APY। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। पीएफआरडीए में हम क्या देखते हैं कि जो पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंड है ये हमें यूज करना है ताकि जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे ऑपरेशंस, जैसे सैलरीज पे करनी है ना, हमें यहाँ पर सिस्टम्स वगैरह यूज करें, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर चार्जेस, तो यहाँ पर सैलरीज और अलाउंसेस हो गए चेयरपर्सन के, मेंबर्स के, एम्प्लॉयज के और अदर एक्सपेंसेस जो कि हमारे इनकर किए जा रहे हैं ताकि अपने यहाँ पर फंक्शन से परफॉर्म कर सकें। तो हम किसको यूज करेंगे? पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंड को। एक फिक्स्ड एन्युटी प्लान जो है वो क्या इंश्योर कर रहा है फॉर द पॉलिसी होल्डर? एक पे आउट जो कि वेरी करेगा स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस से, एक गारंटीड प्री डिटर्मिन्ड पे आउट अमंग थ्रू आउट द पॉलिसीज ड्यूरेशन, एक पे आउट जो यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट के साथ बढ़ेगा, एक सिंगल लमसम पेमेंट, या फिर ऑप्शन टू चेंज द इन्वेस्टमेंट। तो ऑफकोर्स यहाँ पर फिक्स्ड है तो फिक्स रेट के साथ में मिलेगा, तो यहाँ हमें क्या मिल रही है? स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी। एक प्री डिटर्मिन्ड अमाउंट मिलेगी एट द टाइम ऑफ पॉलिसी परचेज और यहाँ पर ये हमारे मार्केट फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग डिफर नहीं करेगी। एज पर सेक्शन 5D ऑफ द ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952, एक एम्प्लॉयर को ऑब्टेन करना है ऑथराइजेशन ताकि प्रोविडेंट फंड अकाउंट को मेंटेन करें। तो अगर ये एम्प्लॉय करते हैं 100 या ज्यादा लोगों को, they will not be eligible for this authorization if they have committed any defaults in last how many years। एक एम्प्लॉई ऑब्टेन करें अथोराइजेशन ताकि प्रोविडेंट फंड अकाउंट को मेंटेन करें, कब? जब वो 100 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो ये आपको बोल रहे हैं कि ये ऑथराइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं अगर इनके डिफॉल्ट्स हुए हैं। तो वो डिफॉल्ट्स कितने साल में हुए हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, या ऐसी कोई यहाँ पर कंडीशन ही नहीं है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर कोई भी यहाँ पर डिफॉल्ट इनका कमिट हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन या कोई और प्रोविजन एक्ट का, तो ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 इयर्स, पिछले 3 साल में, तो ये यहाँ पर ऑथराइज नहीं होते हैं टू मेंटेन आई पीएफ अकाउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952, appropriate government can exempt an establishment from the scheme's provision if the benefits available to employee are marginally better than the statutory schemes, not less favorable than those provided under the act, decided by the employer and a majority of employees, linked to the company's profitability, managed by foreign trustees। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। सेक्शन 17(1) अलाउ कर रहा है फॉर एग्जाम्पशंस अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो ये मानती है कि जो रूल्स एस्टैब्लिशमेंट के प्रोविडेंट फंड्स के वो आपके लेस फेवरेबल नहीं है एम्प्लॉयज के लिए देन दोज स्पेसिफाइड इन द एक्ट, एंड एम्प्लॉयज यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं अदर बेनिफिट्स विच आर नॉट लेस फेवरेबल। ठीक है, तो याद रखना अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी स्टैब्लिशमेंट से बोलती है कि आप स्कीम के प्रोविजन से अलग अपना काम कर सकते हो अगर यहाँ पर आप उनको बेटर बेनिफिट्स या सिमिलर बेनिफिट्स दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड्स द पीएफआरडीए, what is the immediate consequence for the chairperson and members? They can continue in office under the government supervision. Their terms are reduced by half. They shall vacate their office from the date of supersession notification. They are given an opportunity to reapply for their positions. They are transferred to the pension advisory committee. Immediate consequence क्या रहेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड कर रही है पीएफआरडीए को? तो जो डिटेल्स हैं सुपरसेशन की नोटिफिकेशन की वो यहाँ पर बताई जाती है सेक्शन 44(2) में। तो यहाँ पर चेयरपर्सन और जो बाकी मेंबर्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव ऑफिसेस को वेकेट कर देंगे। Under the PFRD Act 2013,
जो टर्म है हमारी ट्रस्टी बैंक की, वो या बैंकिंग कंपनी के लिए किस तरह से डिफाइन करी गई है, कौन से एक्ट में? आरबीआई एक्ट, कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जिसे हम एससीआरए भी बोलते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या फिर एसबीआई एक्ट। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ट्रस्टी बैंक किसमें आता है आपका, सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अभी एनपीएस के लिए कौन है ट्रस्टी बैंक? एक्सिस बैंक है, ठीक है। What happens if the parliament agrees to modify a rule or regulation laid before it under section 53 of PFRD Act 2013? तो अगर पार्लियामेंट यहाँ पर किसी रूल को मॉडिफाई कर रही है जो कि इसके सेक्शन 53 ऑफ पीएफआरडी एक्ट के अंडर आता है, तो ऐसे में क्या होगा? ओरिजिनल रूल रिमेन्स इन फोर्स एंड मॉडिफिकेशन एक सजेशन माना जाएगा। रूल यहाँ पर आपका केवल मॉडिफाइड फॉर्म में ही इम्पैक्ट में आएगा। एंटायर एक्ट को हमें अमेंड करना पड़ेगा ताकि इस मॉडिफिकेशन को इनकॉर्पोरेट करें। अथॉरिटी चूज कर सकती है कि क्या इस मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट करें या नहीं। रूल आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा यहाँ पर? अगर दोनों हाउसेस, लोकसभा भी और राज्यसभा भी यहाँ मान जाते हैं कि कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो हमें फिर क्या करना होगा, इस रूल को मॉडिफाइड फॉर्म में लेकर चलना होगा। और यहाँ पर जो हमारे प्रीवियसली डन चीजें थी वो इनवैलिडेट नहीं करार की जाएंगी। इसके साथ में पेंशन सेक्टर के मैंने आपके 150 एमसीक्यूज आपके फेज 2 के टाइम पर और इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज पहले ही कवर कर लिए थे। तो आई होप अभी आपका पूरा पीएफआरडीए का पेंशन वाला पार्ट जो है वो कवर हो चुका है एंड आपको अब अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। इसी के साथ में अब ई बुक सेक्शन में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ई बुक सेक्शन में जाना, क्या करोगे, आरपीए एकेडमी .co.in पर जाना, या तो आरपीए एकेडमी का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर हमारी जो ई बुक सेक्शन है उसमें ये फाइल मिल जाएगी, ठीक है। इसे जाकर पढ़ लेना। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। पढ़ाई में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। ये थोड़ा वायरल वगैरह का सीजन होता है तो बहुत ज्यादा केयर करके रहनी है। चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।